नावल सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जिया अब्बासी की कलम से लिखा गया नावल जो कि लव स्टोरी पर बेस है, लव मैरिज बेस है, तेरी मेरी लव स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं नावल की जानिब। दोपहर का वक्त था जहां गोट की इस चौड़ी और पुररौनक गली में मौजूद उस छोटे से मकान में इस वक्त सिर्फ अली साहब की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहीं वो कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी चेहरे पर अफसुर्दगी लिए अम्मा अब्बा की बातें सुन रही थी, जो आज दिहाड़ी ना लगने पर खाली जेब लिए घर लौट आए थे। हाथ में टूटी चप्पल भी मौजूद थी, जो 3 साल से घिस घिस कर अब मज़ीद इस काबिल नहीं रही थी कि उसे पाँव की जीनत बनाया जाए। फेंक दो अब इन चप्पलों को, नई ले लेना। निकत बेगम उनका पैर देखते हुए परेशानी से बोली, जो पत्थर लगने के बायस ज़ख्मी हो गया था। नई लेने के लिए पैसे भी तो होना चाहिए और हम फजूल खर्ची नहीं कर सकते। आखिर कल को अपनी ज़ैनब की शादी करनी है, अली साहब समझाते हुए बोले, जबकि बाहर खड़ी ज़ैनब अफसरदा सी दुपट्टे को उंगली पर लपेटते हुए मुड़कर घर से बाहर निकल गई ताकि अपनी दोस्त शिफा के साथ कुछ देर बातें करके अपना दिल हल्का कर सके। हाय अल्लाह जी, बस जल्दी से मेरी शादी करा दें ताकि अम्मा अब्बा की परेशानी कम हो जाए। बेचारे अब्बा कल क्या पहनकर काम पर जाएंगे। बालों में लगा परांदा घुमाते हुए बड़ी बड़ाई कि तभी उसका ध्यान रास्ते से भटककर अपने से कुछ कदम के फासले पर चलते आदमी पर गया, जो आस्तीनों को सीधा करता नमाज के लिए मस्जिद जा रहा था। बेख्तियार ज़ैनब की नज़र उसकी चप्पल की जानिब गई थी। सुर्ख सफ़ेद पैरों में चमकती चमड़े की स्याह चप्पल। शिफा की गली में मुड़ने की बजाय चप्पलों पर नजरें जमाए ज़ैनब उसके पीछे चलने लगी। मस्जिद के बाहर रुककर उस आदमी ने सीढ़ियों पर चप्पल उतारी और नमाज अदा करने अंदर की जाने बढ़ गया, जबकि ज़ैनब शशपन में मुब्तला वहीं खड़ी इर्द गिर्द देखने लगी। दोपहर का वक्त था। गोट की इस कड़कती धूप में गलियों में सन्नाटा छाया होता था। वो हिम्मत करती आगे बढ़ी और किसी की भी नज़रों में आए बगैर चप्पल उठाती तेज़ी से वहाँ से भागती चली गई। जैनी, रास्ते में पड़ती टायर पंचर की दुकान पर बैठा मक्खियाँ उड़ाता अहमद कुरैशी उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ था, जो नीले रंग की शलवार कमीज में मलबूस लाल रंग का दुपट्टा सीने पर फैलाए सामने से भागती आ रही थी। अहमद तुम? शुतुरमुर्ग की रफ्तार से भागती ज़ैनब अब मोरनी की चाल चलती उसके सामने आ खड़ी हुई। कहाँ से आ रही है और ये चप्पल किसकी है? माचिस की तीली दांतों में दबाते हुए उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा, जो शर्माते हुए चेहरे पर आई आवारा लटों को कान के पीछे कर रही थी। वो मैं ना शिफा के घर से आ रही थी, लेकिन रास्ते में मुझे चप्पल बेचने वाला दिखा तो उसके ठेले से अब्बा के लिए ख़रीद ली। नज़रें झुकाए सफ़ेद झूठ कहा, तो उस रास्ते से क्यों जा रही है? ये तो लंबा पड़ता है ना। तुम्हें क्या, किसी भी रास्ते से जाऊं और ज़्यादा सवाल नहीं करो। अहमद के ना ख़त्म होने वाले सवालों पर वो अब झुंझला उठी। अच्छा, नाराज़ क्यों होती हो? ये ले, ये रख, समोसे खा लियो शाम में। 10-10 के 3 नोट जेब से निकालकर उसके हाथ पर रखता वो उसकी नाराज़गी दूर करने लगा। ए अहमद, किससे खड़ा बातें बना रहा है? वो टायर उठा के दइए। अंदर से आती शकूर काका की आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर टायर उठाता अंदर की जानिब भागा, जबकि एक हाथ में पैसे और दूसरे में चप्पल पकड़े वो अब खुशी से फूलती घर की तरफ जा रही थी। ये चप्पल कहाँ से आई? निकत बेगम ने सवाल की नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, जो दोनों चप्पल हाथ में लिए उनके सामने खड़ी थी। वो शिफा के घर से आते वक्त रास्ते में ठेले वाला दिखा तो 100 रुपये में उससे पुरानी चप्पल खरीद ली, उसने कहते हुए आंखें पटपटाईं। तेरे पास 100 रुपया कहाँ से आया? क्या अम्मा, जमा किए थे मैंने। सवाल जवाब से चिढ़ते हुए उसने मुंह बनाकर कहा। चल अच्छा किया, तेरे अब्बे की चप्पल भी टूट गई थी। वैसे भी आज जाकर रात के खाने की तैयारी कर छोटी बहन के साथ। उसके जवाब पर मुतमिन होते साथ ही रात के खाने का हुक्म दिया, जिस पर ज़ैनब मुँह बसूर कर किचन की तरफ चलती, जहाँ 12 साला फातिमा टमाटर काट रही थी। अरे बच्चों, अच्छा हुआ तुम आ गई। लो, ये बाकी के टमाटर तुम काटो, मैं टीवी देखने जा रही हूँ। सदा की कामचोर फातिमा उसे देखते ही सारा सामान वहीं फर्श पर छोड़कर किचन से भागती चली गई। उस पर 2 हर्फ भेजकर ज़ैनब नीचे फर्श पर बैठती बाकी के बच्चे टमाटर काटने लगी। दिमाग अभी तक अपनी हरकत पर उलझा हुआ था। अल्लाह जी, बस गुनाह ना देना, मैंने तो आपके घर से उठाई है ना चप्पल, और अब्बा के लिए करी चोरी कोई चोरी थोड़ी ना होती है। हाँ नहीं तो। छत की तरफ देखते हुए वो बड़बड़ाई, साथ ही खुद को मुतमईन करती अब पूरी तरह से काम की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। वह गली में दाखिल हुआ तो सीधा नज़र उस घर की जानिब उठी थी, जहाँ वो दुश्मन जहाँ अक्सर अपनी छत पर खड़ी होकर उसे देखा करती थी, पर आज वो नहीं थी। वो सर झटकता अपने घर की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही तख्त पर बैठी
उसे अपनी अम्मा नजर आई, जो सामने खड़ी उसकी 16 साला बहन को किसी भी बात पर डांट रही थी। निगोड़ी, एक काम ठीक से नहीं करती। ए खुदा, तुझसे रहमत मांगी थी, जहमत को गले बांध दिया। साथ ही साथ अल्लाह से शिकवे भी किए जा रही थी। ए अम्मा, क्यों खून जला रही है? और छोटी, पानी लेकर आ भाई के लिए। खतीजा बेगम से पूछकर उसने राबिया को हुक्म दिया, जो जी अच्छा कहती फ़ौरन भागी थी। क्या हुआ, थक गया? अहमद के चेहरे पर थकन महसूस करके उन्होंने फ़िक्रमंदी से पूछा। हाँ, बस काम ज़्यादा था आज। तो बता, दिन कैसा गुजरा? राबिया के हाथ से गिलास लेते हुए उसने खतीजा बेगम से पूछा। कैसा गुजरना है? मेरी तो हड्डियाँ टूट जाती हैं इस घर के काम कर कर के, और एक ये मनहूस है जो किसी काम में हाथ नहीं बटाती। कहते हुए उन्होंने गुस्से से राबिया को घूरा, जो मासूम सी शक्ल बनाकर भाई को देखने लगी। वो जानता था बेचारी पूरे घर की साफ़ सफाई करती थी, रोटियां भी वही पकाती थी, पर फिर भी उनकी माँ को बेटी का किया काम कहीं नज़र ही नहीं आता था। अच्छा चल, गुस्सा नहीं कर, ले ये पानी पी। अहमद ने माँ को ठंडा करना चाहा, जिस पर वो और भड़क उठी। क्या गुस्सा नहीं कर? मैंने सोच लिया, मैं कल ही निग्गत से बात करती हूँ तेरे और ज़ैनब के रिश्ते की। बहू आ जाएगी तो मेरी जिम्मेदारियाँ भी कुछ कम होंगी। अब के वो अहमद को घूरते हुए बोले, जिस पर उसने हाथ में पकड़ा गिलास फ़ौरन लबों से लगा लिया ताकि अपनी मुस्कुराहट छुपा सके। अलबत्ता दिल में मीठी मीठी सी गुदगुदी होने लगी। अच्छा, जैसी तेरी मर्ज़ी, और मुझे खाना तो दे दे, थका हारा आया हूँ। उसके कहने की देर थी कि एक बार फिर राबिया का शामित आ गई। एक कमबख्त, तुझे दिख नहीं रहा? भाई आया, जा जाकर खाना गर्म करके ला। वही लेने जा रही हूँ। अहमद से गिलास लेकर राबिया भी गुस्से से पैर पटकती किचन की जानिब बढ़ गई। उन दोनों माँ बेटी का झगड़ा यूं ही चलता रहता था। अहमद दफ़ी में सर हिलाता खुद भी हाथ मुँह धोने गुस्लखाने में जा घुसा। अम्मा, मैं ज़रा शिफा के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। जल्दी जल्दी तैयार होती वो निकत बेगम से बोली, जो सेहन में चारपाई बिछाए बैठी आलू छील रही थी। सुबह सुबह तुझे उससे क्या काम पड़ गया? हाथ रोककर निकत बेगम ने उसे मशकूक नज़रों से घूरा। वो मैंने उसे अपना दुपट्टा दिया था, वही लेने जा रही हूँ, मुझे पहनना है ना। हड़बड़ाकर जवाब देती वो फ़ौरन दरवाजे की जाने बढ़ी, कहीं अम्मा उसे रोक ही न ले। घोड़ी की घोड़ी हो गई, मगर अकल अब भी ना आई। ज़ैनब को जाता देख वो बड़बड़ाई और वापस काम की तरफ मतवज्जा हो गई। शिफा के साथ वक्त गुजारकर अब उसका रुख शकूर काका की दुकान की तरफ था, जहाँ हस्बे मामूल अहमद बैठा खबारी काट रहा था। वो धीरे धीरे हिरनी की चाल चलती उसके सर पर जा खड़ी हुई। अहमद, तू यहाँ क्या कर रही है? अहमद सवालिया नज़रों से देखते हुए उठ खड़ा हुआ। वो मैं तुमसे मिलने आई थी, और ना मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं। वो ऐसे शर्मा रही थी जैसे बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो और अब अपनी तारीफ़ सुनकर लाल हो रही हो। देख, अभी मैं तुझे गोलगप्पे खिलाने नहीं ले जा सकता। शकूर काका अपने घर गए हैं, मैं दुकान को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। वो समझाने वाले अंदाज में बोला। कौन सा सोने के जेवरात की दुकान है जो चोरी हो जाएगी? छोड़कर नहीं जा सकता। ज़ैनब ने गुस्से से कहते हुए आखिर में मुंह बनाकर उसकी नकल उतारी। देख ज़ैनी, मैं बाद में भाड़ में जाओ, तुम नहीं खाने मुझे गोलगप्पे, बल्कि खुद खरीद के खा लूँगी मैं। हाँ नहीं तो। उसकी बात काटकर कहती वो गुस्से से तन फन करती वहाँ से निकल गई। अहमद ने बेबसी से उसे जाते देखा और फिर अपने सर पर हाथ फेरकर दुकान के अंदर चला गया। खतीजा आपा आ पाई है ना? फातिमा के पीछे आती खतीजा बेगम को देखकर निगत बेगम फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हुई। ए फातिमा, जाकर आपा के लिए चाय पानी लेकर आ। खतीजा बेगम से मिलकर उन्होंने फातिमा को हुक्म दिया, जिस बात में सर हिलाते फ़ौरन किचन में दौड़ गई। बैठो ना आपा, बताओ कैसे आना हुआ? सेहन में बिछी चारपाई पर अपने साथ बिठाए अब वो सवालिया नज़रों से खुद से बड़ी बेहवा बहन को देख रही थी। देख निगत, मैं ज़रूरी बात करने आई हूँ, उन्होंने तमहीद बाती। हाँ, बिला झिझक के ही। देख, अब मुझ बूढ़ी औरत में इतनी जान नहीं कि घर संभाल सकूँ, और राबिया अभी छोटी है, इसलिए मैं चाहती हूँ तो अब जल्द अज जल्द ज़ैनब की शादी अहमद से कर दे, ताकि वो आकर अपना घर संभाले। खतीजा बेगम ने संजीदगी से अपनी बात निगत के सामने रखी। आपकी बात ठीक है आपा, पर अभी मुझे ज़ैनब के अब्बा से बात करनी पड़ेगी। अभी तो हमने ज़ैनब के जहेज़ के लिए भी कुछ ठीक से तैयारी नहीं की। निकत बेगम ने परेशानी से कहा। जहेज़ की फ़िक्र तुम मत कर, हमारे घर में जो कुछ है सब ज़ैनब का ही तो है, बस तू उसे रुखसत करने की तैयारी कर। वो फ़राख दिली से बोली। ठीक है आपा, ज़ैनब के अब्बा आ जाएँ तो आज बात करती हूँ, नीम रजामंदी से कहती। अब वह आस पड़ोस की बातों में मसरूफ़ हो चुकी थी। गोलगप्पे खाकर साथ साथ अहमद को कोसने के बाद उसका रुख अब घर की जानिब था, जहाँ यकीनन अम्मा गुस्से से भरी उसकी शान में कसीदे फातिमा को सुना रही होगी। वो उन्हीं सोचों में गुम अभी सड़क पार कर रही थी जब उसकी नज़र सामने खड़ी ब्लैक मर्सिडीज़ पर पड़ी, जिसमें से तकरीबन 40 साल की उम्र के लगभग एक
पुरकशिश स्मार्ट शख्सियत का मालिक वो शख्स कोट पैंट पहने बाहर निकल रहा था। वो हैरत से उसे देखे गई। खुद पर किसी की नज़रों को महसूस करके उस शख्स ने भी सनग्लासेस उतारकर नज़रें अतराफ में घुमाई थी। दोनों की नज़रें मिली और उस शख्स के चेहरे पर तबस्सुम बखेर गई। ज़ैनब गड़बड़ाकर फ़ौरन वहाँ से निकलती चली गई। सर आप बेफिक्र रहें, अस्पताल का तामीरी काम बेहतरीन तरीके से मेरी निगरानी में हो रहा है। अपने अस्पताल की तामीर का जायज़ा लेने के लिए आज हाशिम इम्तियाज़ खुद यहाँ मौजूद था। साथ खड़ी मुलाजिमों से सारी हदायत दे रहा था, मगर उसका जहन तो उस लड़की में अटका हुआ था जो कुछ देर पहले आंखों में इश्तियाक लिए उसे घूर रही थी। उस उम्र में भी अपनी शख्सियत के सहर से वो बखूबी वाकिफ़ था। 2 जवान बच्चों का बाप होने के बावजूद भी उसके सर्कल की कई लड़कियां आगे पीछे घूमती नजर आती थी और यही बात उसे मगरूर बनाने के लिए काफ़ी थी। ज़ैनब के ख्यालों को दिमाग से झटकते हुए वो मुलाजिम की तरफ मतवज्जा हुआ। करीम, इस इलाके में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। लोग दूसरे शहर इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन इस अस्पताल की तामीरी के बाद उन्हें कहीं और ना जाना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारा काम अच्छे से हो। बिल्कुल सर, यहाँ के लोग भी इस अस्पताल को लेकर बहुत खुश हैं। जल्दी इसकी तामीरी का काम मुकम्मल हो जाएगा। करीम अब उसे अस्पताल को लेकर लोगों के ख्यालात बता रहा था, जिसे सुनते ही वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। उस जैसे आदमी को और भी बहुत से काम निपटाने होते हैं। घर आकर अम्मा की डांट और घर के काम निपटाने के बाद अब वो कमरे में चारपाई पर लेटे मुसलसल फातिमा का दिमाग खा रही थी। पता है फातिमा, इतनी बड़ी गाड़ी थी। दोनों हाथ खोलकर ज़ैनब ने बड़ी गाड़ी की तशरीह की। और वो आदमी, क्या बताऊं मैं तुझे, इतना वो था, वो क्या कहते हैं, हैंडसम। हाँ, वो हैंडसम था। उसने दिमाग पर जोर देते हुए अंग्रेज़ी ज़ुबान का कत्लेआम किया था। उफ़ आपी, बस कर दो, आधे घंटे से तुम्हारी सुई वहीं अटकी है, फातिमा ने चिढ़ते हुए कहा और अपनी तवज्जो वापस स्कूल की किताबों में की। कल उसका टेस्ट था जिसकी वो तैयारी कर रही थी, पर ज़ैनब की बातें उसकी ध्यान बटा रही थी। तुम तो बस उन किताबों से चिमटी रहो, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। हम जैसे झोपड़ी में रहने वाले आसमान की परवाज़ कभी नहीं कर सकते। और अपने इस जुमले को वो कितनी जल्दी फरामोश करने वाली थी, ये तो अभी खुद भी नहीं जानती थी। अगले दिन वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती फिर वहाँ जाने की तैयारी कर रही थी। एक बार फिर उसे उस बड़ी गाड़ी को देखना था, जिसके बारे में कल से अब तक बताते बताते वो फातिमा के साथ अम्मा अब्बा का भी सर खा चुकी थी। अम्मा मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तुझे कुछ दुकान से चाहिए तो बता दे, आते हुए लेती आऊँगी। गुलाबी शलवार कमीज़ के साथ नारंगी रंग का दुपट्टा पहने वो निगत बेगम के सामने खड़ी बालों पर लगा परांदा घुमा रही थी। उन्होंने नागवारी से उसे देखा। निगोड़ी, कब अकल आएगी तुझे? सारे मोहल्ले में दंदनाती फिरती है। जल्द तेरी शादी कराकर इस घर से चलता करती हूँ। पैसे दे रही है तो दे दे, वरना मैं जा रही हूँ। अम्मा की बातों से झुंझलाती हुई चिढ़ते हुए बोली। जा दफ़ा हो जा, तेरा बाप आते हुए लेता आएगा सामान। निगत बेगम ने हाथ झुलाते हुए उसे चलता किया। वो भी मुँह बसूरती फ़ौरन वहाँ से निकल गई। तेज़ तेज़ चलती वो फिर उस ज़ेर तामीर अस्पताल के सामने जा खड़ी हुई थी, जहाँ मज़दूर अपने काम में मसरूफ़ थे। लगता है आज वो बड़ी गाड़ी वाला शायद आज नहीं आया। उसे मायूसी हुई। अभी वो वापस जाने ही लगी थी जब तेज़ी से आती मर्सिडीज़ उसके बराबर से गुजरी। वो रुककर उसे देखने लगी, जो चंद कदमों के फासले पर अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहा था। हाय अल्लाह जी, कितना सोना है। आंखों में इश्तियाक लिए ज़ैनब उसे देखे गई। तभी हाशिम इम्तियाज़ भी अपने सन ग्लासेस उतारकर माहौल का जायज़ा लेने लगा, जब एक बार फिर उसे वही लड़की खड़ी नजर आई, जो आंखों में इश्तियाक लिए कभी उसे तो कभी गाड़ी को देख रही थी। वह धीरे से मुस्कुराया और अपने कदम उसकी जानिब बढ़ा दिए। हेलो मिस, अब यहाँ क्या कर रही हैं? वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बोला। ज़ैनब होंकों की तरह उसे देख रही थी। भला उसने कब सोचा था वो यूँ उसके सामने आ खड़ा होगा। वो मैं उसे समझ ना आया क्या जवाब दे। अच्छा लगा आपको देखकर, उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखता वो आगे बढ़ गया। भला उस जैसे इंसान के पास कहाँ इतना फजूल वक्त था कि वो उसे बर्बाद करता। ज़ैनब वहीं खड़ी हैरत में घिरी थी। उसे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था इतने बड़े आदमी ने खुद आकर उससे बात की। अपनी हैरत पर काबू पाती और वो खुशी से चहकती वापस घर की तरफ चलती, ताकि कल फिर यहाँ आ सके। उस दिन के बाद से उनकी मुलाकातों का सिलसिला तेज़ी से चल पड़ा। वो दोनों तेज़ी से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अब अक्सर हाशिम इम्तियाज़ उसे अपनी कार में कहीं ना कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाता। दूसरी तरफ खतीजा बेगम के इसरार पर अली साहब ने शादी के लिए हामी भर दी थी, जिसके बायस दोनों ख़ानदानों में ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। जितना भी जहेज़ का सामान जमा किया था, उसके साथ ही अब वो ज़ैनब को जल्द अज जल्द रुखसत कर देना चाहते थे, ताकि एक बेटी के फ़र्ज से सुबुकदोश होकर दूसरी बेटी की फ़िक्र कर सकें। इस सब से बेपरवाह ज़ैनब अपनी ही दुनिया में मगन थी, जहाँ हाशिम इम्तियाज़ उसके कहते ही उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देता था।
वो अपनी किस्मत पर जितना हैरान होती कम थी। ये ले, ये मैं तेरे लिए लाया हूँ। दरवाजे पर खड़ी ज़ैनब को गोलगप्पे थमाते वो अहमद ने कहा, जो अब अक्सर उससे किसी न किसी बात पर उठ जाती थी। अब तो मुँह ठीक कर ले, वैसे भी जल्द शादी होने वाली है हमारी, फिर रोज़ तुझे गोलगप्पे खिलाया करूँगा, वो मानीखेज लहजे में बोला, जबकि ज़ैनब के चेहरे पर यकदम संजीदगी छा गई। क्या हुआ, किस सोच में गुम है? अहमद उसके सामने चुटकी बजाई। कहीं नहीं, अम्मा ने कुछ काम कहा था, ज़रा वो कर लूँ, अब तुम भी अपने घर जाओ, वो उसे संजीदगी से बोली। चल ठीक है, अब तुझसे जुम्मे को मुलाकात होगी, जब तुम मेरी बीवी बनकर मेरे सामने होगी, मुस्कुराकर कहता वो अपने घर की जानिब बढ़ गया, जबकि ज़ैनब दरवाज़ा बंद करती किचन में चली गई। उसका जहन हाशिम इम्तियाज़ और अहमद कुरैशी में बुरी तरह उलझ चुका था। नहीं, मैं सारी ज़िंदगी गुर्बत में नहीं गुजार सकती, वो नफ़ी में सर हिलाती अम्मा अब्बा से बात करने में सोच रही थी। रात के खाने से फारिग होकर वो सब के लिए चाय बनाती सहन में आई थी, जहाँ अम्मा अब्बा और फातिमा बैठे थे। अम्मा, अब्बा, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। ट्रे को चारपाई पर उनके सामने रखते हुए वो संजीदगी से गोया हुई। क्या बात करनी है मेरे बच्चे को? अली साहब मोहब्बत से अपनी बेटी को देखते हुए बोले, जब कुछ ही दिनों में रुखसत होने वाली थी। अब्बा वो क्या? वो अब्बा, मुझे अहमद से शादी नहीं करनी। हिम्मत जमा करती वो आखिर बोल उठी। सहन में खामोशी छा चुकी थी। अम्मा अब्बा हैरत से उसे देख रहे थे कि तभी अम्मा का जलाल जोश में आया। नाहंजार, शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए? अब्बा के सामने उसकी दीदा दलेरी अम्मा को एक आंख ना भाई। मैं अहमद से शादी करके सारी ज़िंदगी गुर्बत में नहीं गुजार सकती। अम्मा के जलाल से वो डरी नहीं थी, वो ढिठाई से बोली। फातिमा भी हैरत से अपनी बहन का ये रूप देख रही थी। क्या बकवास की जा रही है? तेरे लिए कौन सा किसी शहजादे का रिश्ता आने लगा जो तुझे ये शादी नहीं करनी? कहते हुए उनका हाथ अपनी चप्पल की तरफ क्या था। अम्मा को चप्पल उठाते देख वो थोड़ा पीछे को हटे। मैं कह रही हूँ, अपनी जान दे दूँगी लेकिन अहमद से शादी नहीं करूँगी। चप्पल पड़ने के डर से वो रुकी नहीं थी, आंसू के साथ कहती फ़ौरन कमरे में भाग गई थी। निकत बेगम ने परेशानी से अहमद साहब को देखा, जो खामोश बैठे न जाने क्या सोच रहे थे। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। अम्मा, मुझे लगता है बच्चों उसी आदमी की वजह से कह रही है, वो बड़ी गाड़ी वाला। और फातिमा की बात पर निकत बेगम और अली साहब ने चौंक कर एक दूसरे को देखा था। ज़ैनब के इनकार की खबर घर की चार दीवारी से निकलकर खतीजा बेगम के घर तक पहुंच चुकी थी, जिन्होंने सब जानने के बाद घर आकर खूब वावेला किया था। साथ ही सब ताल्लुक़ ख़त्म करके वो वापस चली गई थी। अहमद ने भी कई दफ़ा ज़ैनब से बात करने की कोशिश की, मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो हर बार उसकी तरफ से नाउम्मीद होकर लौट जाया करता था, लेकिन हर बार की तरह वो आज भी निकत बेगम से इजाज़त लेता उसके कमरे में मौजूद था, एक आखिरी कोशिश के लिए। क्योंकि जिनसे मोहब्बत का दावा होता है ना, उन्हें इतनी आसानी से दुनिया में गुम होने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता। उन्हें पास रखने के लिए आखिरी हद तक कोशिश की जाती है। वो भी एक आखिरी कोशिश कर लेना चाहता था, जो ज़ैनब और उससे दोनों को बचा ले दुनिया की भीड़ में कहीं गुम होने से। ज़ैनी, कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर अहमद ने धीरे से पुकारा। कितनी मोहब्बत पन्हा थी उस पुकार में। ज़ैनब, जो अम्मा के तानों से दिल बर्दाश्ता कमरे में घुटनों में सर्दी बैठी आंसू बहा रही थी, एक झटके से सर ऊपर उठाकर उसे देखा। क्या है, अब क्यों आए हो? कह दिया ना नहीं करनी शादी तुमसे, वो गुस्से से चिल्लाई। आखिर को उसी की वजह से तो अम्मा ने डांटा था। अहमद धीरे धीरे कदम उठाता उसके करीब पहुंचा और बड़ी नरमी और तवज्जो से उसके गालों पर बहते आंसुओं को अपने पोरों पर चुनने लगा। ये क्या हाल बना लिया है? ज़ैनब ने गुस्से से उसके हाथ झटके। ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब तुम्हें मेरी मोहब्बत ड्रामा लग रही है, अहमद ने तलखी से कहते हुए इस बात में सर हिलाया। पैसा नहीं है मेरे पास इसलिए? फातिमा उसे भी बड़ी गाड़ी का किस्सा सुना चुकी थी। हाँ, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुर्बत में नहीं गुजार सकती। बचपन से छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसे हैं, अब क्या चाहते हो आगे भी एक एक चीज़ के लिए तरसती रहूं? वह कहते हुए उसके मुकाबिल खड़ी हुई। ज़ैनब, किस्मत में पैसा होता है, पैसे से किस्मत नहीं, अहमद ने उसे समझाना चाहा। आज के दौर में पैसा ही सब कुछ है, समझे? और अब बस रोज़ रोज़ यहाँ के चक्कर लगाना बंद करो, तंग आ चुकी हूँ एक ही बात दोहराते दोहराते। बेहिसी की हद थी कि उसे सामने खड़े शख्स की आंखों में अपने लिए मौजूद मोहब्बत भी नजर आना बंद हो गई थी। अहमद ने नफ़ी में सर हिलाते उसे देखा। दिल चाहा कह दे पछताओगी, मेरा दिल दुखाकर तुम भी नहीं रोगी, मुझे रुलाकर मुस्कुराहटे कैसे बिखेरोगी। लेकिन वह मोहब्बत ही क्या जिसमें महबूब को बद्दुआ दी जाए। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें वो सब कुछ मिले जिसकी तमन्ना करो। दिल पर पत्थर रखकर उसे वो दुआ देता वहाँ से निकलता चला गया, इस बात से बेखबर कि यही वो लम्हा था जहाँ उसकी मांगी हर दुआ को पार करे इलाही तक पहुँचना था। पिछले दिनों कहाँ गायब थी?
अपनी गाड़ी में बैठे हाशिम इम्तियाज़ ने चेहरा मोड़कर एक नज़र उसे देखा, जो सुर्ख रंग की कमीज शलवार पर पीला दुपट्टा लिए उदासी से शीशे के पार देख रही थी। 1-2 दिन घर में सुकून से बैठने के बाद वो आज फिर हाशिम इम्तियाज़ के सामने थी, जो अब अक्सर अस्पताल के बहाने सिर्फ उससे मुलाकात के लिए आता था। घर पर ही थी। ज़ैनब ने भी अपना रुख हाशिम इम्तियाज़ की जानिब किया, जो पेंट कोट में आंखों में सन ग्लासेस लगाए उसकी तरफ मुतवज्जा था। हम कहाँ जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र करो, कहते हुए हाशिम इम्तियाज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक होटल के सामने जा रुकी। आ जाओ। गाड़ी से बाहर निकलते हुए हाशिम इम्तियाज़ ने उसे भी उतरने का इशारा किया। ज़ैनब हैरत से उस शानदार होटल को देख रही थी। भला उससे पहले वो कब ऐसी जगह पर आई थी? हाशिम इम्तियाज़ उसे साथ लिए अंदर की जानिब बढ़ा। रिसेप्शन से चाबी लेकर वो दोनों लिफ्ट के ज़रिए तीसरी मंजिल पर पहुंचे थे। कॉरिडोर से गुजरकर हाशिम इम्तियाज़ एक कमरे के सामने जा रुका। चाबी लगाकर उसने दरवाजे को लॉक किया। दरवाज़ा खोला और ज़ैनब को अंदर लिए दाखिल हुआ। ज़ैनब आंखों में इश्तियाक लिए उस खूबसूरत कमरे को देख रही थी और हाशिम इम्तियाज़ उसे। वो गला खंकाकर आकर बढ़ा और फिर पीछे से ज़ैनब को कंधों से थामा। तो फिर क्या ख्याल है? गंभीर लहजे में कहता वो उसकी गर्दन पर झुका। ज़ैनब, जो कमरे की सजावट में खोई हुई थी, करंट खाकर पीछे हटी। ये क्या कर रहे हैं आप? कमरे में चलते एसी के बावजूद उसे अचानक पसीना आने लगा। उसकी छठी इसने एकदम कुछ गलत होने का अलार्म बजाया था। ज़ैनब ने अब के घबराकर कमरे में नज़र दौड़ाई, जहाँ वो उस गैर मर्द के साथ तन्हा थी। ओ कम ऑन डार्लिंग, अच्छे से जानती हो क्या कर रहा हूँ, मुस्कुराकर कहते हुए हाशिम इम्तियाज़ एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ा। देखें, शादी से पहले ये सब ठीक नहीं। नज़रें झुकाए वो अपना दुपट्टा ठीक करते बोली। व्हाट? शादी? आर यू सीरियस? वो हंसा और इतना हंसा कि ज़ैनब को वहशत होने लगी। शादी, और वो भी तुमसे? तुम जैसी पैसों के पीछे भागने वाली लड़कियां बस दिल बहलाने का सामान होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाशिम इम्तियाज़ की ये बात एक तमाचे की तरह ज़ैनब को लगी थी। उसे बेख्तियार अहमद याद आया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या कह रहा हूँ? तुम अच्छे से जानती हो लड़की। देखें, मुझे जाने दें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ओ कम ऑन, ऐसी लड़की नहीं हूँ। इतना पैसा खर्च किया है तुम पर, वो तो वसूल करना पड़ेगा ना। हाशिम इम्तियाज़ जताते हुए उसका करीब हुआ, जब ज़ैनब ने पूरी कुव्वत लगाकर उसे पीछे को धक्का दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे सोफे पर जा गिरा। यू ब्लडी बिच! वो उठने लगा, मगर उससे पहले ही ज़ैनब मौके का फ़ायदा उठाती तेज़ से दरवाजे का लॉक खोलकर कमरे से बाहर निकल गई। पीछे वो सोफे पर गिरा शिकार हाथ से जाने पर उसे गालियों से नवाज रहा था। उसे हैरत भी हो रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कोई लड़की हाशिम इम्तियाज़ को यूँ इनकार करके चली गई हो, वरना उसके एक इशारे पर लड़कियाँ अपनी इज्जत को पामाल करने में देर नहीं लगाती थी। होटल से बाहर निकलकर उसने अपने फूलते तनफ़ुस को काबू करना चाहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कितनी आसानी से वो अपनी इज्जत को बचाती उस कमरे से बाहर निकल आई। उसने बेइख्तियार आसमान की तरफ देखा। यकीनन वो रब उस पर मेहरबान हुआ था कि यहाँ तक पहुँचकर भी उसकी इज्जत सही सलामत थी। आंसू आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे। पैसे की ख्वाहिश उसे कहाँ तक ले आई थी। लेकिन क्या वाकई ये पैसे की ख्वाहिश थी कि वो आज इस हाल को थी? यकीनन नहीं। ये तो अल्लाह के बंदों का दिल दुखाने की सज़ा थी, और उस बंदे की दुआ भी कि आज वो यहाँ पहुँचकर भी महफूज थी। अहमद, वो सिसक उठी। क्या कर आई थी वो? माँ बाप को उसने नाराज़ किया था। अपने लिए वापसी के दरवाजे उसने खुद बंद किए थे। चाहने वाले शख्स को दौलत के पीछे खुद ठुकराया था। गो का ख्वाहिशात पालना गलत नहीं, मगर किसी का दिल दुखाकर अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागना कभी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। वो भी अब खाली हाथ खड़ी थी, ना दौलत थी ना ही मोहब्बत। आज मौसम काफ़ी आबरूद हो रहा था, इसलिए दुकान से जल्दी वापस आकर खाना वगैरह खाने के बाद वो कुछ देर के लिए अपने दरवाजे के बाहर बैठ गया था। मोहब्बत के बिछड़ जाने का गम था कि अब वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही गुजारता था, ताकि उसे देखकर उसकी अम्मा बहन परेशान ना हो। वो यूं ही बैठा किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रहा था, जब उसे गली में रिक्शा रुकने की आवाज़ सुनाई थी। उसने चेहरा मोड़कर बाईं जानिब देखा, जहाँ वो दुश्मनी जहाँ रिक्शा से उतरकर अब रिक्शा वाले को रुकने का बोल रही थी, ताकि घर के अंदर जाकर रिक्शा का किराया ला सके। अहमद बेख्तियार उठकर उस रिक्शे वाले के पास पहुंचा और जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ में थपा दिए। पैसे मिलते ही वो अपना रिक्शे लिए गली से निकलता चला गया, जबकि ज़ैनब हैरत से उसे देख रही थी, जो इतना सब होने के बाद भी उसकी परवाह कर रहा था। अहमद, वो मुड़कर जाने लगा था जब ज़ैनब बेख्तियार उसे पुकार बैठी। अहमद ने मुड़कर बेतासुर नज़रों से उसे देखा, जिस पर उसने शर्मिंदा होते हुए अपना सर झुका दिया। मुझे माफ़ कर दो अहमद। अहमद, जो उसके रोए रोए चेहरे को परेशान और कुछ जानती नज़रों से देख रहा था, ज़ैनब के हाथ जोड़कर कहने पर दंग रह गया। पागल है, क्या कर रही है? ज़ैनब के जुड़े हाथों को नरमी से थामकर नीचे किया।
दोनों के दरमियान खामोशी हायल हुई थी। लम्हा आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगे थे। जब ज़ैनब ने सर झुकाया, अपने कदम घर की जानिब उठाए, मगर अगले ही लम्हे अहमद के मुंह से अदा होते लफ्ज़ों पर उसके कदम थमे थे। वो मुड़कर बेयकीनी से उसे देखने लगी। मैं अब भी मुंतज़िर हूँ। अब अगर लौट आई है तो मेरी तरफ से हाँ समझूँ? अहमद। वो यकदम रोने लगी। दुनियावी दौलत के पीछे वो मोहब्बत को ठुकरा रही थी, जिसने पलटकर उससे कोई सवाल ना किया था। अब खतीजा खाला नहीं मानेगी, उसका खदशा बजा था। मैं मना लूँगा, बस तू अपनी बता। वह सुकून से बोला कि अहमद की मोहब्बत का समंदर बहुत वसी था। कभी ताना तो नहीं दोगे? मर के भी नहीं। मोहर लगी थी, मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं था। उसी जुम्मे को निकाह करोगे? बिल्कुल। तो मैं हाँ समझूँ? सोच के बताऊँगी। वो एक अदा से बोली, जब मोहब्बत ऐसी हो तो वो क्यों ना खुद पे नाज़ा हो। अब भी सोच के? अहमद ने मसनूई नाराज़ी से उसे घूरा, जिस पर वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गई। वैसे अब मैं भी अपने बच्चों को सुना सकूँगा। लहजे में शरारत वाज़िया थी। ज़ैनब ने सवालिया नज़रों से देखा। क्या? तेरी मेरी लव स्टोरी। अहमद ने उसकी छोटी सी नाक दबाते हुए उसके माथे से अपना माथा टकराया। ज़ैनब के चेहरे पर क़ुस्स व क़ज़ा के कई रंग बिखरे थे, जब अचानक आसमान पर मौजूद बादल बरस कर उनकी मोहब्बत की कई मंजिल पे बखैर व आफ़ियत पहुँचने पर मुबारकबाद पेश करने लगे थे। नावल सुनकर अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा।